बताया जा रहा है कि इजिप्ट अब डॉलर को यूज नहीं करना चाहता। इजिप्ट इंटरेस्टेड है इंडियन रुपी में कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। ट्रांसपोर्ट पे थी, निमरा हर तरफ गंदगी के ढेर, बदबू इतनी बुरी कि बंदा कहता है कि मैं टिश्यू पेपर का पूरा वो रोल भी अपने नाक को लगा लूं। ये शहर का हाल है जिसको यूनाइटेड अरब इमारात ने मिलकर तय किया है कि 2030 तक इंडिया इमारात की बायलिटरल ट्रेड है ना, वो $100 बिलियन तक ले जाया जाए। और इंडिया से इजिप्ट ने यह भी कहा है कि आपसे जितनी भी एक्सपोर्ट होती है इजिप्ट को, उसकी पे हम इंडियन रुपी में करना चाहते हैं। सर, इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में 18 ममालिक की ख्वाहिश थी कि इंडियन रुपी को यूज किया जाए। आप 75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे वापस खरीद रहा है उनसे। वो तो भाई उनका कबाड़ भी बिक रहा है। उनकी तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है। हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है। और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी। रिमार्केबल, मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू दैम। मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे या उनसे। लेकिन सर हम कैसे तरक्की करेंगे? मुझे आप 76 साल से एजेंसियों पे चल रहे हैं। आप तो, मेरा मकसद है देखिए 7 लाख फौज है, वो घर भेज देंगे, फिर एक नया मसला शुरू हो जाएगा। आपने फीड तो करना है उनको। रिसर्च क्या है अब फ्यूचर में आप देखेंगे दुनिया के ममालिक की फौजें कम, क्योंकि अब जंगें ड्रोन की हैं, जंगें मिसाइल की हैं, जंगें अब वो इन्फेंट्री की जंगें है ही नहीं है फ्यूचर में। बल्कि आगे आप देखेंगे जो स्मार्ट कंट्रीज होंगे उनकी फौजें खत्म हो जाएंगी। क्यों? मुझे एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं। आपका कंप्यूटर आज बंद कर दिया जाए, आपकी फौज पैरालाइज है। आपके जीपीएस सिस्टम को आज बंद कर दिया, जंग किस तरह करेंगे आप? सर रशियन ऑयल के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने चाइनीज करेंसी में पेमेंट किया है और कह रहे हैं कि जी डॉलर में से निकल आए हैं। और ये भी नहीं पता चला इस बात का कि आपने जो उनका डील भारत के साथ है उससे $17 बैरल महंगा किया आपने पर बैरल। वो $52 पर बैरल का ले रहे हैं आप जो बात की। बिल्कुल। बल्कि यहां तक भी हो रहा है कि सुना कि वो यूएई जो, क्योंकि बेच रहे हैं भारतीय, आगे तेल बेच भी तो रहे हैं भारत, $52 पर बैरल लेकर उनके डील से आगे रिफाइन करके भी बेच रहे हैं। और दूसरा आपका तो अभी आया है क्रूड ऑयल, और उसमें अभी एक डाउट है कि आपकी रिफाइनरीज जो है वो एबिलिटी भी रखती है या नहीं रखती उसको रिफाइन करने की। ये अभी क्वेश्चन मार्क है। लोगों ने तो अभी जश्न मनाने शुरू कर दिया ना, अभी वो ढोल बजाना शुरू कर दिया, भाई वाह जी वाह।
लेकिन अभी तो 2 शिपमेंट मेरे ख्याल एक आई है, दूसरी आने वाली है। अभी देखना होगा कि आप रिफाइन करने की पोजीशन में है या नहीं। लेकिन आपका तो एक मसला तो है नहीं ना आरजू, आपका तो डेली बेस पे एक मजाक चल रहा है, बस लूट मार का बाजार गर्म है और डायरेक्शनलेस है। किसी के पास कोई रोड मैप ना सियासत का है ना इकोनॉमिक्स का है, कोई रोड मैप नहीं है। यू आर लिविंग ऑन अ डेली बेसिस। पाकिस्तानी अपने ही मुल्क को रोज इस तरह लूटते हैं कि जिस तरह टुडे इज द लास्ट डे। से इजिप्ट ने यह भी कहा है कि आपसे जितनी भी एक्सपोर्ट होती है इजिप्ट को, उसकी पे हम इंडियन रुपी में करना चाहते हैं। सर, इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में 18 ममालिक की ख्वाहिश थी कि इंडियन रुपी को यूज किया जाए, अब इजिप्ट भी बोल रहा है कि इंडियन रुपी में वो पे करेगा। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, जो डॉलर की बढ़ती लोकप्रियता थी उसको लोग या आप करिए लोकप्रियता, मतलब डॉलर वाज इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी हर ट्रेड में, हर उसमें। मगर फिर लोगों ने ये महसूस किया जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके बाद उन लोगों ने ये महसूस किया कि वेस्ट के पास में एक फिनेंशियल जो है पावर रहती है हमेशा से, जो कि वो सैंक्शंस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और दूसरा वाला वैसा कोई भी एक्शन अगर उसको वेस्ट के अगेंस्ट में लेना हो तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे जब ये क्या नाम है, टोनी ब्लेयर और बुश ने मिलकर के ये इराक के ऊपर अटैक किया और कहा कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और वो वेस्ट के लिए बहुत खतरा हो सकते हैं, और ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इट कैन बी यूटिलाइज्ड और इट कैन बी लॉन्च्ड विद इन 48 आवर्स अगेंस्ट द वेस्ट एंड अमेरिका। तो उन्होंने इसका एक पैनिक बना करके और फिर अपना वोटरों से उन्होंने वो एक हासिल किया लेजिटिमेसी लोकल मार्केट्स में या डोमेस्टिकली लोकल कॉन्स्टिट्यूएंट से उन्होंने इसको एक लेजिटिमेसी ली और जाके अटैक कर दिया इराक पे। that war was one of the most flagrant violation of international legal norms and rules। क्या किया था किसी ने भी, यूएन के सैंक्शंस का कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है, यूके खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है। तो अगर मान लीजिए कोई मूव उनके अगेंस्ट में लाई भी जाए कि भाई आपने क्यों इराक में इतने बच्चों को मार दिया, इतने जो है गरीबों को मार दिया, उसके बाद बमबारी की, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, तो वो तो सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास हो नहीं पाएगा, बिकॉज कि उसको वो खुद ही वीटो कर देंगे। आप उनके अगेंस्ट में कोई रिजोल्यूशन ला नहीं सकते। तो अगर आप उनके अगेंस्ट में कोई रिजोल्यूशन नहीं ला सकते तो क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस उनके अगेंस्ट में कैसे पोज किए जाए। जैसे आप देखें कि आज की डेट में अमेरिका जो है या यूरोप जो है वो वेस्ट अपनी कलेक्टिव जो आप कह लीजिए पावर है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के रूप में आज की डेट में काम करते हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, FATF हो गया, या इस तरीके की कई संस्थाएं हैं, जो इंटरनेशनल बैंक्स की भी जो संस्थाएं हैं, वो सब इनके रूल्स, इनके हाथ में सब कुछ है। स्विफ्ट कोड हो गया या दूसरी चीज होगी, वो सब वेस्ट के हाथ में। तो यूक्रेन की लड़ाई में अब यूक्रेन को रशिया को सजा देने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम रशियन सैंक्शंस करेंगे, रशिया की इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्रिपल्ड कर देंगे। अब स्विफ्ट कोड में पैसा नहीं जाएगा, ऐसे पैसा नहीं जाएगा, तो मतलब वी विल कंप्लीटली आइसोलेट रशिया फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो दुनिया ने इससे सबक लिया कि भाई आप अगर इसको न्यूट्रल रखो कि भाई आपके भी अगेंस्ट में किया जा सके, हमारे पास भी चाबी हो कि आप कभी गलती करो तो हम भी आपके अगेंस्ट में फाइनेंशियल सैंक्शन ला पाए, तो अब तो बात समझ में आती है। ये वन वे ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस कैसे चलेगा, और उस पे दुनिया ने ये महसूस किया कि वो वन वे चाबी इसलिए इनके हाथ में है क्योंकि ये फाइनेंशियल, खासकर फाइनेंशियल सैंक्शंस की बात हम करें, क्योंकि बाकी जो यूज ऑफ फोर्स वाले सैंक्शन है वो इफेक्टिव उतने होते नहीं है, और ना ही वेस्ट उसमें इंटरेस्टेड है कि आर्मी ले जाके किसी के ऊपर अटैक कर दे। तो फाइनेंशियल जो सैंक्शंस है वही आज की डेट में एक इफेक्टिव मींस ऑफ सैंक्शन। अभी इंडिया और यूनाइटेड अरब इमारात ने मिलकर तय किया है कि 2030 तक इंडिया इमारात की बायलिटरल ट्रेड है ना, वो $100 बिलियन तक ले जाया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बताया कि इमारात ने ये एग्री किया है कि हम दोनों मिलके नॉन पेट्रोलियम बायलिटरल ट्रेड, यानी पेट्रोल जो भारत वहाँ से खरीदता है वो अलग,
बगैर पेट्रोल के जो भारत और इमारात की ट्रेड है वो $100 बिलियन तक ले जाने का पूरा इनका प्रोग्राम है 2030 तक। तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ अटैच्ड है। ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स ऐसे कई देशों के साथ हुए हैं। और इसके अलावा भारत की मेन जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग रही है और भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी पे स्टैंड लिए हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन वार पे भारत का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड था जो कि भारत ने लिया। डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उससे पूरी दुनिया के देशों के साथ भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं एक्सेप्ट चाइना। तो चाइना के साथ ज़ाहिर हो भी नहीं सकते। मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में हमारा बहुत ही ज़्यादा स्टेचर आगे बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट पे थी, निम्रा हर तरफ गंदगी के ढेर, बदबू इतनी बुरी कि बंदा कहता है कि मैं टिश्यू पेपर का पूरा वो रोल भी अपने नाक को लगा लूं। ये शहर का हाल है जिसको हम लाहौर कहते हैं। और लोग कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं, मैं कहता जमुना नहीं, जिन्हें लाहौर वेख्या मार के ही जाएगा। तो इतनी बदबू, मैं कहती हूँ अगर कायदे-ए-आज़म वो कहे पाकिस्तानी हो, ये कि इससे सुथरा पाकिस्तान तो मैं 1947 में दे के गया था। कहाँ का खर्चा हुआ है। 1 घंटा बारिश हो जाए ना तो ऐसे लगता है कश्तियां लेके निकलना पड़ेगा। सिवरेज का कोई निजाम, बाहर के मुल्कों में बारिश होती है, लोग इंजॉय करने निकल जाते हैं और हम कीचड़ से लथपथ घर आ रहे होते हैं। कि मुल्क का जो सिस्टम है उसमें तिजोरी सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड बैंकिंग सिस्टम टोटली फेल है। तिजोरियों में ज्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू बैंक।